नमस्कार, मेरा नाम बीन पाक है। मैं कोरियाई अमेरिकी कानून निरीक्षण संगठन का अध्यक्ष हूं और वर्तमान में एलएपीडी रिजर्व ऑफिसर हूं। मैं आपको एक प्रस्तुति देने वाला हूं, जिसका शीर्षक है सुरक्षा और जागरूकता के रूप में मौलिक शिक्षा। इस प्रस्तुति को कैलिफोर्निया सामाजिक सेवा विभाग द्वारा संभव और अनुदानित किया गया है और पेस की एक सहयोगी परियोजना पैसिफिक एशियाई संगठन में रोजगार कैलियो, कोरियाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन संगठन और पेस केयर। कैलियो एक गैर लाभकारी संगठन है जो पूरे देश और विश्व में कोरियाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन कर्मियों के प्रोत्साहन और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हमारा मिशन हमारे समुदाय, इसके सदस्यों और स्वयंसेवकों पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। हम कानून प्रवर्तन समुदाय में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और कोरियाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में बढ़ने का प्रयास करते हैं। रोजगार में प्रशांत एशियाई संगठन एक सामुदायिक विकास संगठन है जो पैसिफिक एशियाई और लॉस एंजलिस की अन्य विविध समुदायों की रोजगार, शिक्षा, आवास, पर्यावरण और व्यावसायिक विकास की चुनौतियों को पूरा करने के लिए आर्थिक समाधान तैयार करता है। पेस केयर एक वरिष्ठ देखभाल प्रबंधन कंपनी है। वे परिवारों को उनके बुजुर्ग रिश्तेदारों की दीर्घकालिक देखभाल की जरूरतों के लिए समाधान विकसित करने में मदद करते हैं और वे एक कैलिफोर्निया प्रमाणित होम केयर एजेंसी हैं। आज का एजेंडा घृणा से जुड़े अपराध और घृणा से जुड़ी घटनाओं, घृणा को बढ़ावा देने वाले सांख्यिकी और एंटी एशियन घृणा को परिभाषित करना है। यदि आप घृणा के शिकार हैं तो क्या करें? ज्ञान परीक्षण। यदि आप घृणा का अनुभव कर रहे हैं तो क्या करें? और 5D सारांश। घृणा की रिपोर्ट के लिए संसाधन और ज्ञान परीक्षण। चलिए शुरू करते हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य घृणा से जुड़े अपराधों और घृणा से जुड़ी घटनाओं के बारे में अवलोकन प्रदान करने, उनके प्रकट होने के तरीके और एशियाई अमेरिकी समुदायों पर घृणा के प्रभाव को समझने का प्रयास करना है। हम ये भी संबोधित करेंगे कि एएपीआई समुदाय के साथ समर्थन और एकजुटता कैसे दिखा सकते हैं। हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि अमेरिका में नस्लवाद और जेनोफोबिया ने इस समस्या में योगदान दिया है। यह प्रस्तुति हम सभी के लिए घृणा और कट्टरता के खिलाफ खड़े होने और सभी समुदायों की ओर समझ, करुणा और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करती है। घृणा से जुड़े अपराध क्या है? घृणा से जुड़े अपराध एक व्यक्ति, समूह या संपत्ति के खिलाफ एक अपराध है जो पीड़ित के वास्तविक या कथित संरक्षित सामाजिक समूह द्वारा प्रेरित होता है। घृणा से जुड़े अपराधों को किए गए कार्यों के आधार पर या तो दुष्कर्म या गुंडागर्दी के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। घृणा से जुड़े अपराध अक्सर हिंसक होते हैं, जैसे हमला, हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ या ऐसे अपराधों को करने की धमकी। इसमें साजिश रचने या अन्य व्यक्तियों को ऐसा अपराध करने के लिए कहने को भी शामिल किया जा सकता है, भले ही अपराध कभी किया ही न गया हो। कैलिफोर्निया में यदि आपको आपके वास्तविक या कथित कारणों से लक्षित किया गया है, तो आप घृणा से जुड़े अपराध के शिकार हो सकते हैं। जाति या जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, यौन रुझान, शारीरिक या मानसिक विकलांगता। घृणा से जुड़ी घटना एक ऐसी क्रिया या व्यवहार है जो घृणा से प्रेरित है, लेकिन जो किसी कारणवश अपराध नहीं है। घृणा फैलाने वाली घटनाओं के उदाहरणों में नाम, पुकार, अपमान करना, अपनी संपत्ति पर घृणा फैलाने वाली सामग्री प्रदर्शित करना, ऐसी घृणा फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करना जिससे संपत्ति को नुकसान न पहुंचे,
सार्वजनिक स्थानों पर घृणा फैलाने वाले संदेशों वाली सामग्री का वितरण करना शामिल है। घृणा से जुड़ी घटनाएं कोई आपराधिक क्रिया नहीं है। इनमें पक्षपात से प्रेरित, शत्रुतापूर्ण या घृणास्पद भाषण या अपमानजनक या भेदभावपूर्ण व्यवहार शामिल होते हैं। फिर भी वे अपराध नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने इसे अपराध बनाने के लिए आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं किया है। नस्लवाद, घृणा से जुड़े अपराध और घृणा से जुड़ी घटनाओं को बढ़ावा देने वाले। विश्वास की जाति मानव लक्षणों और क्षमताओं का मौलिक निर्धारक है और की जातीय अंतर किसी विशेष जाति की अंतर्निहित श्रेष्ठता का उत्पादन करते हैं। इस विश्वास को प्रतिबिंबित और बढ़ावा देने वाला व्यवहार या दृष्टिकोण जातीय भेदभाव या पूर्वाग्रह, जेनोफोबिया, विदेशियों, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों या अजनबियों के प्रति विद्वेष या शत्रुता, तिरस्कार या भय। पूर्वाग्रह किसी अन्य व्यक्ति के पूर्व निर्धारित मूल्यांकन या वर्गीकरण, उस व्यक्ति की उम्र, धर्म, यौन रुझान, जाति, जातीयता, भाषा और या राष्ट्रीयता के आधार पर। उदाहरण: चाइना, चाइनीज, एशियन वायरस, वुहान वायरस, कुंग फ्लू और अन्य विशेषण कोविड-19 का वर्णन करने के लिए। हम एशियाई घृणा से जुड़े अपराधों के बारे में एक त्वरित वीडियो देखने जा रहे हैं जो हमारे देश में हो रहे हैं। एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ हिंसा के परेशान करने वाले वीडियो आजकल एक परिचित दृश्य बन गए हैं क्योंकि देश भर में एशियाई घृणा से जुड़े अपराधों में एक चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ घृणा से जुड़े हमले 2020 में लगभग 150% बढ़ गए, जबकि सामान्य आबादी के लिए यह घट रही है। चाइनीज वायरस, कुंग फ्लू, एंटी एशियन भावना। बहुत से लोग मानते हैं कि यह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार जातिवादी भाषणों से प्रेरित हुई है। कोविड-19 वायरस के लिए चीन को दोषी ठहराया जा रहा है। इसका एशियाई टुकड़ा, यहां से निकल जाओ, नस्लवादी टिप्पणियों से लेकर क्रूर हमलों और हत्याओं तक घृणा की खतरनाक घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे यह व्यक्ति यहां नहीं चाहिए, उसे यहां जाने से कहो। पिछले साल मार्च में एशियाई अमेरिकियों पर कीटाणुनाशक छिड़कने, उन पर थूकने, धक्का देने, मुक्का मारने और चाकू घोंपने की खबरें प्रसारित होने लगी। जुलाई में ब्रुकलिन की एक 89 वर्षीय एशियाई महिला को 2 लड़कों ने आग लगा दी थी। स्थानीय मामले ने सुर्खियां बटोरी और बढ़ती एशियाई विरोधी भावना के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा क्यों करेगा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगी। दुख की बात है कि सैन फ्रांसिस्को में एक 19 वर्षीय युवक द्वारा 84 वर्षीय थाई अमेरिकी विचार रत्ना पकड़ी पर हिंसक हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में बुजुर्ग की दुखद मौत हो गई। मार्च में एशियाई विरोधी भावना में गंभीर बदलाव देखने को मिला। सबसे पहले एक 21 वर्षीय युवक द्वारा अटलांटा के 3 स्पा पर हुए मास शूटिंग में, जिसमें 8 लोग मारे गए, जिसमें से 6 एशियाई महिलाएं थीं। मुझे लगता है मैं अपनी भावनाओं को बहुत दबा रही हूँ। मुझे पता है यह किसी न किसी तरह सामने आएगा। मार्च के अंत में न्यूयॉर्क सिटी के एक 65 वर्षीय फिलिपिनो महिला को उसके चर्च जाने के रास्ते एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर हमला किया गया। एक 38 वर्षीय व्यक्ति ने महिला को पेट में लात मारी, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर बार बार वार किया, जबकि सर्विलेंस वीडियो में 2 बिल्डिंग कर्मचारी यह सब देखते हुए और मदद के लिए कुछ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे हमले जारी हैं, एशियाई अमेरिकी समुदाय के लोग जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली 76 वर्षीय एशियाई दादी की तरह, जिनके चेहरे पर मुक्का मारा गया और उन्होंने अपने 39 वर्षीय हमलावर से लड़ते हुए उसे डंडे से पीटा।
इन मूर्खतापूर्ण और भयावह कृत्यों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है और परिवार और दोस्तों ने भी अपनी आवाज उठाई है। सैम चैन की तरह, जिनकी 52 वर्षीय मां पर पिछले फरवरी में क्वींस में एक 47 वर्षीय व्यक्ति ने हमला किया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। अभिनेत्री ओलिविया मुंग परिवार की एक मित्र हैं, ने सोशल मीडिया पर इस मामले के बारे में पोस्ट करके इस मामले की ओर व्यापक ध्यान आकर्षित किया। इस हमले को कई अन्य हमलों की तरह घृणा अपराध नहीं माना गया। यही कारण है कि चेन अब खुलकर बोल रहे हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। एशियाई लोगों पर हमले अन्य घृणा अपराध की घटनाओं की तुलना में काफी बढ़ गए हैं और इसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है और दूसरा, और भी अधिक घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। जैसे जैसे लोग अधिक सशक्त होते जा रहे हैं और वे अधिक जागरूक होते जा रहे हैं और लोगों के लिए रिपोर्ट करने में सक्षम होने के लिए अधिक वेबसाइट और संसाधन हैं। रिपोर्ट की गई इन घटनाओं में से 50% एंटी एशियन अपशब्द हैं या एशियाई समुदाय से संबंधित हैं। 23% में कोविड-19 को दोषी ठहराया गया है और 25% एंटी इमिग्रेशन अपशब्दों से संबंधित हैं। क्योंकि कोविड 2022 में समाप्त हो गया है या वास्तव में कम हो गया है, हमने कमी देखी है और फिर भी अभी भी बड़ी संख्या में रिपोर्ट हैं। हालांकि कोविड-19 के बाद से एशियाई विरोधी घृणा से जुड़े अपराधों की संख्या में कमी आई है। एशियाई अमेरिकियों को जातीयता और घृणा आधारित भेदभाव के विभिन्न रूपों का सामना करना पड़ रहा है। घृणा से जुड़ी घटनाएं, घृणा से जुड़े अपराध और भेदभाव। 78% एशियाई वयस्कों को एक विदेशी के रूप में माना गया है, भले ही वे अमेरिका में पैदा हुए हों। उदाहरणों में शामिल है उन्हें अपने देश वापस जाने के लिए कहा जाना और ऐसा व्यवहार करना जैसे वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। 32% एशियाई वयस्क कहते हैं कि वे एक अन्य एशियाई व्यक्ति को जानते हैं जिसे अमेरिका में उनकी जाति या जातीयता के कारण कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से धमकी दी गई या हमला किया गया। एंटी एशियन घृणा कोई नई बात नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान एंटी एशियन घृणा की घटनाओं की वृद्धि के बावजूद यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसा भेदभाव कोई हालिया घटना नहीं है। 1882 के चीनी बहिष्कार अधिनियम से लेकर 1940 के दशक तक नागरिकता के अधिकार से इनकार करने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी अमेरिकियों के आंतरिकरण और 9/11 के हमलों के बाद मुस्लिम, सिख और दक्षिण एशियाई लोगों द्वारा सामना किए गए। यदि आप एक घृणा से जुड़े अपराध के शिकार हैं, तो आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें 911 911। यदि आप या कोई और तत्काल खतरे में है, चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहा है या किसी अपराध को होते देख रहा है, यदि आप संदिग्ध और या धमकी भरे व्यवहार या गतिविधि को देख रहे हैं जो आपराधिक इरादे का संकेत दे सकता है, चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। सभी सबूतों को सहेजें, दस्तावेज करें, फोटो लें और महत्वपूर्ण जानकारी लिखें। सबूतों में ग्राफिटी, तोड़फोड़, लाइसेंस प्लेट, फोटो या अन्य वस्तुएं जो जांच में सहायक हो सकती हैं।
यदि संभव हो तो गवाहों के नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल लिख लें, क्योंकि उनमें से कुछ हो सकता है कि उस स्थान पर रहना ना चाहें या फिर वे जाने की जल्दी में हो सकते हैं। इन्हें लिख लें या अपने मोबाइल फोन से फोटो खींच लें ताकि आप उन्हें पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ साझा कर सकें। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से संदिग्धों या वाहनों का विवरण प्राप्त करने का प्रयास करें। उसके बाद अपने क्षेत्र के सामुदायिक संगठनों से संपर्क करें और वे घृणा से जुड़े अपराधों या घृणा से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और आप घटनाओं की रिपोर्ट फोन या कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि आपने घृणा से जुड़ी घटना का अनुभव किया है, एक बार फिर यदि आप खतरे में हैं तो 911 पर कॉल करें। लेकिन इस घटना के बाद आप फोटो या किसी भी प्रकार का दस्तावेज साझा कर सकते हैं। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को घृणा से जुड़ी घटनाओं की जांच करने में मदद मिल सकती है। गवाहों की संपर्क जानकारी प्राप्त करें। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से अपराधियों या वाहनों जो शामिल है का विवरण प्राप्त करने का प्रयास करें। अपराध के साथ साथ आप अपने क्षेत्र के सामुदायिक संगठन से संपर्क कर सकते हैं ताकि आप उस घटना से जुड़ी घटना से निपटने में मदद पा सकें, रिपोर्ट कर सकें या संसाधन प्राप्त कर सकें जिसका आप शिकार हैं, या यदि आपने घटना देखी है। अपने अधिकारों को जानें। बहुत से लोग पुलिस के साथ पिछले संपर्क के कारण या भाषा के कारण कानून प्रवर्तन से निपटने में सहज महसूस नहीं कर सकते हैं। जान लें कि यदि आप पुलिस से संपर्क शुरू करते हैं तो आप किसी भी समय संपर्क समाप्त कर सकते हैं। बातचीत की शुरुआत ये बताकर करें कि पुलिस के साथ आपके पिछले अनुभव नकारात्मक रहे हैं। इससे अधिकारियों को आपका दृष्टिकोण बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप कभी भी एक पर्यवेक्षक का अनुरोध कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अधिकारी आपकी मदद नहीं कर रहा है या आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, पुलिस के साथ अपने संपर्क की रिपोर्ट करना भी आपका अधिकार है और पुलिस आपको वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। ये याद रखना महत्वपूर्ण है, भले ही आपके पास ये अधिकार हो। विशिष्ट कानून और नियम क्षेत्र के अनुसार बदल सकते हैं। पुलिस के साथ बातचीत के दौरान शांत और सहयोगी बने रहना अपने अधिकारों को जताते हुए अक्सर बेहतर परिणाम ला सकता है। हम शीघ्रता से ज्ञान परीक्षण करेंगे। जीनोफोबिया एक डर या नफरत है ऐसे लोगों से। ए, बी, सी या डी जो विदेशी और अजनबी हैं। जीनोफोबिया का मुकाबला करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ए, बी, सी या डी? उपरोक्त सभी डी। और हम जानेंगे, यदि आप घृणा से जुड़े अपराध या घटना के गवाह हैं तो क्या करें? दर्शक हस्तक्षेप के 5 डी। राइट टू बी द्वारा विकसित हस्तक्षेप विधियां। एक संगठन जो उत्पीड़न से लड़ने का काम करता है। ध्यान भटकाना, प्रतिनिधि, दस्तावेज, देरी करना और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है जिसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। यह जोर देने के लिए कि उत्पीड़न ठीक नहीं है और यह प्रदर्शित करने के लिए कि हम अपने समुदाय को सुरक्षित बनाए रखने की शक्ति रखते हैं। पहला डी ध्यान भटकाना है। ध्यान भटकाना एक सूक्ष्म और रचनात्मक तरीका है हस्तक्षेप करने का। इसका उद्देश्य उत्पीड़न की घटना को बाधित करके उसे रोकना है। खूब ध्यान भटकाने की कुंजियां हैं।
जिस व्यक्ति का उत्पीड़न हो रहा है उसे सीधे संबोधित करें और उत्पीड़क की अनदेखी करें। उत्पीड़न के बारे में बात ना करें या उसका जिक्र ना करें जो हो रहा है। इसके बजाय किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो पूरी तरह से असंबंधित हो। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि यदि आप एक घटना देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं, जरा सुनिए, क्या मुझे कोई बता सकता है कि बस कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि ये सड़क कौन सी है? यह सड़क किस दिशा में है? आप उनका ध्यान भटकाकर जो चल रहा है उसे बाधित करना चाहते हैं। प्रतिनिधित्व करना मतलब उत्पीड़न में हस्तक्षेप करने के लिए एक तीसरे पक्ष से मदद मांगना। प्रतिनिधित्व की कुंजियां हैं। एक ऐसे प्रतिनिधि को देखें जो मदद के लिए तैयार और इच्छुक हो। अक्सर एक बढ़िया विकल्प आपके ठीक बगल वाला व्यक्ति होता है। जब आप किसी को मदद के लिए कहते हैं तो उन्हें जितना संभव हो उतना स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करें कि आप क्या देख रहे हैं और आप उनसे कैसे मदद चाहते हैं। इसका एक उदाहरण हो सकता है, यदि आप इसे देख रहे हैं तो कहें, जरा सुनिए, क्या इस व्यक्ति को उत्पीड़ित किया जा रहा है? क्या आप मदद कर सकते हैं? और यदि ये बस या ऐसी चीज में हो रहा है तो मुझे लगता है कि बस ड्राइवर इसे रोकने के लिए प्रतिनिधि बनाने का एक उदाहरण होगा। दस्तावेजीकरण का मतलब उत्पीड़न की घटना को रिकॉर्ड करना या नोट्स लेना है। घटना को रिकॉर्ड करना बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन उत्पीड़न को सुरक्षित और जिम्मेदारी से दस्तावेज करने के लिए कुछ कुछ कुंजियां हैं। स्थिति का आकलन करें। यदि कोई व्यक्ति उत्पीड़न का शिकार हो रहा है तो 5D में से किसी और का उपयोग करें। किसी के अनुभव को बिना सहायता के लिए रिकॉर्ड करना उनके लिए और अधिक आघात उत्पन्न कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि हमले की शिकार व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में ना हो। और यदि आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग बाद में जांच में सहायक होगी तो ही रिकॉर्डिंग करें। देरी करना, भले ही हम उस समय कार्य नहीं कर सकें, फिर भी हम उत्पीड़ित व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। घटना के बाद उत्पीड़न के कई प्रकार के गुजरने में यह बहुत जल्दी होते हैं और हमेशा संभव नहीं है कि हम किसी अन्य तरीके से हस्तक्षेप करने का मौका पा सकें। लेकिन हमें जो हुआ उसे अनदेखा नहीं करना है। हम उत्पीड़न की घटना के बाद उनसे बात करके उनके आघात को कम कर सकते हैं। और जब यह हो जाता है तो आप उनकी मदद के लिए जा सकते हैं। देख सकते हैं कि क्या उन्हें किसी संसाधन की आवश्यकता है और घटना के बाद उन्हें संसाधन प्रदान कर सकते हैं। और अंतिम है डायरेक्ट। कभी कभी हम सीधे उत्पीड़न का जवाब देना चाहते हैं और अनुचित व्यवहार का नामकरण करके उत्पीड़क का सामना करना चाहते हैं। मतलब, यदि आपको लगता है कि यह सुरक्षित है तो आप सीधे तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं और स्थिति में हस्तक्षेप या मदद कर सकते हैं। सीधे मदद के लिए आपको इस बात पर विचार करना होगा, क्या आप शारीरिक रूप से सुरक्षित हैं? क्या उत्पीड़ित व्यक्ति शारीरिक रूप से सुरक्षित है? क्या वातावरण उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? क्या ऐसा लगता है कि स्थिति और नहीं बढ़ेगी? क्या आप बता सकते हैं कि उत्पीड़ित व्यक्ति चाहता है कि कोई आवाज उठाए? यदि आप इन सवालों का उत्तर हाँ में दे सकते हैं तो आप प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का चयन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की दूसरी कुंजी इसे छोटा और स्पष्ट रखना है। जितना आकर्षक हो, संवाद, बहस या तर्क में शामिल होने से बचें, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे स्थितियां बढ़ सकती हैं। आप और आपका समुदाय क्या कर सकते हैं? असहिष्णुता के खिलाफ आवाज उठाएं।
पीड़ितों का समर्थन करने के लिए सामुदायिक रैलियां करें, पीड़ितों को समर्थन और सहायता प्रदान करें। सार्वजनिक अधिकारियों से घृणा और जुड़े अपराधों के खिलाफ बोलने का आग्रह करें। हिंसा और नस्लवाद से लड़ने के तरीके। यदि आप कोई घृणा से जुड़े अपराध या घटना देखते हैं तो आवाज उठाएं। घृणा से जुड़े अपराध या घटना की रिपोर्ट अपने स्थानीय कानून प्रवर्तन और गैर लाभकारी संगठनों को दें। घृणा के बारे में प्रशिक्षण में भाग लेने पर विचार करें। अपने कार्यस्थल पर और अपने परिचित लोगों के बीच जागरूकता की वकालत करें। घृणा से जुड़े अपराधों की रिपोर्टिंग करें। आप आमतौर पर 911 पर कॉल करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप लॉस एंजल्स शहर को इसकी रिपोर्ट करने के लिए 311 पर कॉल करें। आप इन फोन नंबरों का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि LAPD के लिए गैर आपातकालीन नंबर है, और गैर लाभकारी संगठन कैलिफोर्निया बनाम हेट द्वारा रिपोर्टिंग हॉटलाइन। आप इन वेबसाइट पर भी ऑनलाइन जा सकते हैं, जहां संसाधन उपलब्ध हैं, ताकि आप विषय के बारे में अधिक जान सकें। यदि फिर आप संसाधन प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। उन लोगों के लिए जो पीड़ित या गवा रहे हैं, किसी घृणा से जुड़े अपराध या घृणा से जुड़ी घटना के लिए हमारी अंतिम ज्ञान परीक्षण। क्या सभी पक्षपात से प्रेरित घटनाओं को घृणा अपराध माना जाता है? हाँ या नहीं? नहीं, कई मामलों में वे मौखिक उत्पीड़न हो सकते हैं या किसी के खिलाफ उनकी पहचान के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन घटना में कोई अंतर्निहित अपराध शामिल नहीं है, जैसे कि गंभीर उत्पीड़न, शारीरिक हमले, हमले की धमकी या संपत्ति का नुकसान। क्या कानून प्रवर्तन घृणा अपराधों की रिपोर्ट लेता है? हाँ, हर कानून प्रवर्तन एजेंसी घृणा अपराध डेटा को ट्रैक करती हैं और विभाग को हर साल 1 जुलाई तक निर्दिष्ट वेबसाइट पर उसकी जानकारी को पोस्ट करना आवश्यक है। क्या LAPD घृणा से जुड़े अपराधों या घृणा से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्ट लेता है? हाँ, LAPD उन कुछ एजेंसियों में से एक है जो घृणा से जुड़ी घटनाओं के लिए रिपोर्ट लेता है। और बिल्कुल सही है कि वे घृणा से जुड़े अपराधों के लिए भी रिपोर्ट लेते हैं। यह घृणा से जुड़े अपराधों और घृणा से जुड़ी घटनाओं पर प्रस्तुति थी। मेरी जानकारी यहाँ है। यदि आपको कोई प्रश्न है, आप मुझसे ben@calioUSA.org पर संपर्क कर सकते हैं।